हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस जीके की वीडियो में। आज का टॉपिक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है मेरे, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आमतौर पर जो हम नहीं जानते कि क्या ऑर्डर रहा राजा का, या जब हम एंशिएंट इंडिया में थे उसके बाद में कैसे कैसे कौन कौन सी एजेस आई, और ब्रिटिशर्स के रूल, प्रॉपर रूल से पहले तक कौन कौन से राजा किस किस ऑर्डर में रहे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह का हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम हमने दिया है द रूलर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो रूलर्स ऑफ इंडिया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देख रहे हैं। क्रोनोलॉजी एक तरीके से क्या होता है कि आप ऑर्डर देखते हो, क्रम देखते हो। किसका क्रम? काल क्रम। काल मतलब किसका टाइम रहा, फिर उसके बाद कौन आया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ऑफ इंडियन रूलर्स, ओके। बट उसके पहले तुम्हें जरूरी ये समझना कि हमारी हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया तीन बड़े डिवीजन्स में। सबसे पहला जो डिवीजन था दैट वाज एंशिएंट, दूसरा है मिडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और फिर उसके बाद में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया है। अगर इसका मैं टाइम पीरियड की भी बात करूं तो 1206 सीई से पहले का जो टाइम है उसको हमने एंशिएंट में, 1206 से 1757 तक का जो टाइम है उसको हमने मिडाइवल में, कई जगह पर ये 1857 रिवॉल्ट तक का जो टाइम होता है ना उसको भी इन्होंने मिडाइवल में कहा है। बट आप 1757 तक का याद रखो, जब ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था, पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया था। उसके बाद में अभी तक का प्रेजेंट टाइम तो 1757 या 1857 से लेकर के प्रेजेंट टाइम आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ओके। सो ये हमने डिवीजन किया है तीन बड़े पीरियड्स में। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो सबसे पहले आता है आपका एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पहले तो हम ये इसमें समझेंगे कि जो होम्योसेपियंस हैं, होमोसेपियंस आप जानते होंगे कि जो एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन जो इंडिविजुअल्स हैं उसका जो कैटेगरी है, साइंटिफिक जो नेम है दैट इज होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस 70,000 BCE, कई जगह पर आपको BC मिलेगा, कई जगह पर BCE मिलेगा, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ जाएं कि दोनों इक्वल हैं, ऐसे ही CE और AD भी इक्वल हैं, CE और AD भी इक्वल होते हैं। तो कई जगह पर आपको CE दिख जाएगा, कई जगह पर आपको AD दिख जाएगा। यहां पे एंशिएंट टाइम की बात करें तो प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक क्या होता है? देखो, जिसके एविडेंस आपके पास में है, जैसे हमने कहा कि आग सबसे पहले कैसे जली, उसका एविडेंस आपके पास में नहीं है बट आपके पास थ्योरीज हैं उसकी, ठीक है। तो किसी ने दो पत्थरों को घिसा, अचानक से चिंगारी निकली, वहां से आग का एक तरीके से डिस्कवरी हुआ, बट आपके पास में एविडेंस नहीं। तो जहां से आपके पास में कुछ एविडेंस है रिटन फॉर्म में या पिक्चर्स के फॉर्म में, तो वो पूरा टाइम ड्यूरेशन आपका हिस्ट्री होता है। उससे पहले वाला जो होता है दैट इज प्री हिस्ट्री। तो यहां पर आपने एंशिएंट इंडिया को प्री हिस्ट्री से लेकर 700 AD तक का रखा है, माना है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी काम की नहीं है कि कौन कौन से इनहेबिटेंट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट जैसे अलग अलग एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज से वो घिरा हुआ होता है। तो वैसे ही इंडिया कॉन्टिनेंट तो नहीं है बट ऐसी सारी खूबी इसमें है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये डिविजन्स यहाँ पर इसने बताया कि इस तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे इस कम्युनिटी के। साथ ही साथ ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे जिसमें द्रविडियन लैंग्वेज प्रायर थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब थोड़ा सा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। प्री हिस्ट्री के बाद में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है। व्हाट आर दीज? लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर आप स्टोन एज की बात करें तो सबसे पहले जो एज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज स्टोन एज। ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज के अंदर जिसको आप पाषाण भी कहते हो, स्टोन को पाषाण कहा जाता है। तो ये जो स्टोन एज है इसका बेसिक ब्रॉडर डिविजन्स हैं तीन। पहला है पैलेयोलिथिक,
दूसरा है मेसोलिथिक और थर्ड है नियोलिथिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, लियोथिक, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जो कि आपका ओल्ड, मिडिल एंड न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर आप इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या क्या डिस्कवरीज हुई तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे नर्मदा वैलीज, इसके अलावा कई सारे कुरनॉल केव्स वगैरह यहाँ पर मिली। ठीक है, यहाँ पे कई सारी साइट्स मिली, कई सारे स्टोन टूल्स आपको देखने को मिले, और डिस्कवरी ऑफ फायर भी इसी में हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी एज में डिस्कवरी ऑफ फायर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, ब्रह्मगिरी, नर्मदा, गुजरात, ये फाउंड हुए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो गया था एनिमल्स का, मतलब इस एज के अंदर जाकर के जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया था, और उससे मिलने वाली चीज़ों को वो लोग यूज़ करते थे, वो जान चुके थे इनसे क्या क्या चीज़ हमें मिल सकती है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेसोलिथिक एज में मिली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एज। नियोलिथिक एज में आ जाते हैं अपन, तो नियोलिथिक एज के अंदर व्हील का डिस्कवरी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये एक्टिविटी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कई सारी और दूसरी साइट्स हैं जो आपको मिली है, जैसे यहाँ पर हमने नाम दिया है, जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नहीं है, ये काफ़ी डीप चल जाता है, इतना आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद में आती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास जो लोग जिन्होंने अपनी बसावट या बसना शुरू किया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप काउंट करोगे। इसका टाइम ड्यूरेशन भी आप याद रख लेना, 2700 BC से लेकर 1900 BC के बीच का जो टाइम है। देखो उल्टा चल रहा है इसमें, अगर आपने गौर किया हो, 4000 पहले आ रहा है, फिर 1500 बाद में आ रहा है। तो होता क्या है, अगर आप कॉमनली एक लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रिश्चियन जीसस क्रिस्ट का बर्थ यहाँ हुआ, तो इसके पहले वाला जो टाइम होगा वो BC होगा या BCE होगा, और इसके बाद वाला जो टाइम होगा दैट वुड बी AD या फिर CE। ठीक है, कॉमन एरा। तो यहां पर देखो अगर 0 मान लेते हैं तो यहां पर आज 2022 आ जाएगा, सही बात है। तो इसके आगे कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पे उल्टा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गए हम यहाँ 4000 पे, तो 15000 तो यही आएगा ना, 1500 यहां आएगा। सो 4000 BCE से 1500, तो ऐसे ऐसे करते करते ही उल्टा चलता है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक, इतना। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो चीजें आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो इंडस वैली के आसपास जब लोग रहने लगे, उन्होंने सिविलाइजेशंस, मतलब वहां पे सोसाइटीज बना ली, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां होना शुरू हुई। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपर एज कहते हैं। ठीक है, स्टोन एज के वैसे अगर डिविजन हम देखते हैं तो ऊपर हो जाता है, ऊपर जो हमने अभी 3 पढ़े, ठीक है, उसके बाद में आपके कैलोलिथिक एज आ गया, और इसके बाद में आयरन एज आ गया। तो टोटल 5 डिविजन्स होते हैं, बट स्टोन एज 3 होती है, जो ऊपर हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके अंदर भी और कोई पार्ट नहीं है। आगे चल कर के इसको ब्रॉन्ज एज में भी कंसीडर, कुछ हिस्सा इसका कंसीडर किया जाता है। बाद में आ जाता है आपका आयरन एज। आयरन एज के अंदर आपको 1500 BC से लेकर 200 BC तक ये देखने को मिलता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कई चीजें इसमें से आपसे पूछी जा सकती हैं। हिंदुज्म से रिलेटेड बुक्स, वेदास कंपोजिशन, यहां पर ये सारी चीजें हुई। आर्यंस यहां पर आए सबसे पहले। ठीक है, जैनिज्म, बौद्धिज्म यहां पे रेज हुआ। महाजनपदास बने। महाजनपदास क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारे लिंक्स आपको देने वाला हूं। उन लिंक्स को, अगर ये सारी चीजों पर मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स बना रखे हैं, तो अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, इनके बारे में डिटेल में जानना है, तो आप वहां जान सकते हैं। महाजनपद क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। जहां पे पूरे हमारे भारतवर्ष को हमने डिवाइड कर दिया था 16 महाजनपदाज में, बड़े बड़े महाजनपद मतलब एरियाज, जैसे हमारे स्टेट होता है, उसमें राजा होता था, जहाँ राजा रहता था, उसकी प्रजा रहती थी, वो एरिया महाजनपद कहलाता था। जहाँ पे डिविजन्स हो जाता है, जैसे महाजनपद है तो उसमें छोटे छोटे जनपद और होते हैं, जहाँ पे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है, तो वो जनपद, और ब्रॉडर फॉर्म में महाजनपद। ठीक है, तो ये हो गया मगध एम्पायर। ये सारे एम्पायर मतलब वो सारे डिवीजन जो हमने अभी डिस्कस किए, तो ये सारे महाजनपदाज में थे। यहाँ पे कौन कौन आए, अलेक्जेंडर इसी टाइम ड्यूरेशन में आया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रीक ट्रैवलर, हमारे यहाँ पर जो ग्रीक्स थे उनके साथ रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हैं, हमें इसका प्रूफ मिलता है हमारे आर्किटेक्चर में भी। नेक्स्ट,
मौर्यन एम्पायर की बात करें तो सबसे बड़ा एक एम्पायर जो 324 से लेकर 187 बीसी तक रहा, उल्टा चलेगा इसमें, तो मौर्यन एम्पायर सबसे प्रायर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनके ऊपर मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स बना रखे हैं, जो जो क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर से पूछे जा सकते हैं मैंने सारे के सारे उसमें बताए हैं। तो आपको अगर पढ़ना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज वहां जाके जरूर से देखिएगा। तो मौर्यन एम्पायर, फिर बिंदुसारा और अशोका, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दो कैरेक्टर, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्यन डायनेस्टी के। बाकी तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बेटे ये थे, इनके बेटे ये थे, इनसे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे भी, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। फिर इन मौर्यन डायनेस्टी को, मौर्यन किंगडम को सक्सीड किया शुंगा डायनेस्टी ने, पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर कन्वा डायनेस्टी आई, फिर सतवाहनाज आए, फिर इंडो ग्रीक्स रहे, फिर शाकाज आए, कुशानाज आए, इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज का हमारे यहाँ पर रूल रहा। ये सारी की सारी चीजें हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। ठीक है, फिर संगम एज आ गई जिसमें चौलाज आ गए, चेराज आ गए और पांड्याज आ गए। फिर गुप्ता एम्पायर आ गए, इसमें भी आपको चंद्रगुप्त पढ़ने को मिलेगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, लेकिन वो चंद्रगुप्त अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। फिर समुद्रगुप्त ने इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था गुप्ता एम्पायर को। इसको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इस तरह की छोटे छोटे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो से, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में वर्धमान डायनेस्टी आई और इस तरह से दूसरी डायनेस्टी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको आप छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे मिडाइवल पे। मिडाइवल इंडिया जैसे मैंने आपको बताया वैसे 1206, और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक वॉर हुई थी जिसके बारे में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ना पढ़ें तो भी सही है। एक्चुअली हुआ क्या, मोहम्मद गौरी जब हमारे यहाँ आए तो मोहम्मद गौरी के बाद का जो एज था वो बिल्कुल चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे दिल्ली सल्तनत बनना शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत मतलब एक तरीके से पूरे, आपने क्लास 8th में नो डाउट पढ़ा होगा इसको, 8th में पढ़ा होगा, 10th में भी कुछ ग्लिम्स आपको इसको देखने को मिले होंगे। दिल्ली पूरी तरीके से होल्ड किए हुए था, कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया। उस सल्तनत को हमने कैसे यहां पर पढ़ा है वो आप देखिएगा क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर शुरुआत हुई 1193 मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी यहाँ पर आते हैं, वही पृथ्वीराज चौहान वाले। तो मोहम्मद गौरी यहाँ आते हैं, उसके बाद में उनके दामाद कंट्रोल कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आरम शाह आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर फिरोज शाह आ जाते हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रजिया सुल्तान, इसके अलावा देखो 3 इसमें से मैंने आपको बताया, एक कुतुबुद्दीन ऐबक याद कर लेना, एक रजिया सुल्तान आप याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा लगातार फिर इसमें बहरम शाह आए, मसूद शाह आए, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद आए, महमूद हैं, फिर बलबन। बलबन आपको इसमें याद थोड़ा सा करना पड़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लेना कब उन्होंने रूल स्टार्ट किया। फिर खुसरो आए, ये अमीर खुसरो वाला खुसरो नहीं है, ये दूसरे खुसरो हैं। ठीक है, फिर आपके कैकूबाद, ये मैंने इनके ऊपर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने इनके ऊपर सारा लेक्चर बना रखा है। सारी डायनेस्टीज का एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको अगर पढ़ना हो तो। बाकी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ रूलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि उस टाइम पर कौन सा रूलर था, और जिन पे मैं मार्क कर रहा हूं तो वो जरूर से आप याद रख लेना। ठीक है, फिर कैकूबाद, कैकूबाद के बाद में कैमुर्स, फिर यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, इसका नाम स्लेव क्यों पड़ा और इसके और क्या क्या नाम है आप याद रखना। स्लेव डायनेस्टीज जो जिसको आप स्लेव कहते हो, ये एक्चुअल में स्लेव्स थे। ठीक है, इसीलिए स्लेव को आपने यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल दे दिया, तो जो स्लेव्स रहे उसी को यहाँ पर उसी के नाम से डिनोट किया, स्लेव डायनेस्टी के गुलामों की डायनेस्टी रही जो आगे चल के सुल्तान बन गए। फिर इसके बाद में आते हैं खिलजी, वही अलाउद्दीन खिलजी वाला। ठीक है, ये खिलजी आपको याद रखना है। तो खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें जरूर से इसको याद रखें। फिर उमर शाह आगे, मुबारक शाह आगे, इसके अलावा खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह, फिर खिलजी का समाप्ति। इसमें से आप केवल खिलजी याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक आप याद कर लें। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह। एक साल का हमने यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर को आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार क्या होता है, नाम रिपीट होते हैं, याद रखना इन नामों का आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्या होता है कई बार कि एक राजा जो था किसी डायनेस्टी में बहुत वो बोल सकते हैं पावरफुल था, तो उसी के नाम से रिलेट करते हुए नाम रख दिया जाता है, तो उसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने हमारे हिसाब से याद रखने की कोशिश की। फिरोज शाह, गयासुद्दीन, अबू बकर शाह, मोहम्मद तुगलक तीसरा, फिर सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी नहीं है तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। नसरुद्दीन, नसरत शाह, नसरुद्दीन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोबारा रिपीट हुआ है जो ऊपर आके गया था। दौलत शाह, तो तुगलक वंश में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सैयद डायनेस्टी में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। एक याद रख लेना इसमें से, खिज्र खां, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता दूंगा अभी। खिज्र खां, इसके अलावा लोधी डायनेस्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर इब्राहिम लोधी है, इसको थोड़ा सा याद रखना। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे जिनके साथ में इनकी लड़ाई हुई, ठीक है, और सिकंदर लोधी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने कितने से टाइम रहा, तो आप थोड़ा सा इसको अगर गौर करेंगे तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को देखेंगे तो लगभग 97 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। अगर आप खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे तो 30 ईयर्स तक। तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे तो यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि 94 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। सैयद डायनेस्टी पर अगर आप चले जाएं तो सैयद डायनेस्टी पे इन्होंने रूल किया लगभग 37 ईयर्स तक। लोधी डायनेस्टी 75 ईयर्स तक। हैं कितने से, 3 जन हैं उसके बाद में, उसके बावजूद भी 75 ईयर्स तक। तो हमारा कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन अगर हम देखें, चाहे डिज़ास्टर में हो चाहे डेवलपमेंट में हो, तो देखने को मिलता है। हालांकि डिज़ास्टर ही ज़्यादा हुआ, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हमारे आर्किटेक्चर को अपना नाम दे दिया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डायनेस्टी ना लिख करके मैंने यहाँ एम्पायर लिखा है, क्योंकि डायनेस्टी छोटी होती है, एम्पायर ब्रॉडर होता है। तो पूरे भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, या यूं कहूँ लूटा था तो ज़्यादा अच्छा। बाबर को यहाँ पर बुलाया गया, इनवाइट किया गया, ठीक है, और इनविटेशन पे बाबर जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी 1526 में। इनके बेटे हुमायूं अपनी गद्दी को संभाल नहीं पाए, इस कारण से मुगल्स का यहाँ पे टाइम जो था वो थोड़ा सा खराब हुआ। हुमायूं को यहाँ से हटा दिया गया और एक तरीके से एक फर्स्ट फेज ऑफ मुगल एम्पायर यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो टोटल कुछ ईयर्स तक चला, लगभग आप 13 साल यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूरी आया, शेर शाह सूरी, आपने नाम सुना होगा इनका, शेर शाह सूरी आए, और इसके बाद में सूरी एम्पायर यहाँ पर डायनेस्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, जो लगभग 16 ईयर्स तक चली। यहाँ पे वो जो फर्स्ट, ये देखो शेर शाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव रूलर यहाँ नहीं रहा, इस कारण से रूलर्स बहुत सारे हैं बट इनका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी छोटा है। मुगल एम्पायर वापस से आ जाता है, हुमायूं दोबारा से गद्दी पर आ जाते हैं दूसरे रूलर्स की हेल्प से। इसके बाद में अकबर से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने को मिलते हैं। बाकी ये आदमी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे पसंद होने ना पसंद होने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, तो औरंगज़ेब आई पर्सनली से, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह तोड़े, लोगों को मजबूर किया। अकबर से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा आपको मुगल एम्पायर में इन्हीं को पढ़ने को मिलता है, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। इनके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है। सो इनका रूल अगर देखा जाए तो लास्ट तक, जब तक अंग्रेज़ों ने हम पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लिया 1857 की रिवॉल्ट के अंदर, 1857 की रिवॉल्ट तक मुगल एम्पायर हमारे यहाँ रहा। लगभग आपसे पूछा जा सकता है लास्ट रूलर के बारे में, दैट वुड बी बहादुर शाह जफर। आपने नाम सुना होगा इनका। तो बहादुर शाह जफर ने गद्दी संभाली 1837 में, एंड मुगल एम्पायर का एंड। यहां देखना, अकबर के बाद में
अकबर शाह के बाद में बहादुर शाह जफर, और 1857 के अंदर रिवॉल्ट के दौरान इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद से इस डायनेस्टी को, इस एम्पायर को किसी ने भी होल्ड नहीं किया। तो ये क्रोनोलॉजी थी हमारे पूरे रूलर्स की। इसके बाद में आएंगे आपके वॉइसरॉय, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे इंडिया में वॉइसरॉय का क्या ऑर्डर रहा, पहले गवर्नर जनरल देन फिर वॉइसरॉयज। ठीक है, तो ये हमने आज देखा रूलर्स। इसका पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे आज ग्रुप पर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा पढ़ने से। जिन जिन को मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने सारे डाले हैं। बाकी मुगल एम्पायर हो, चाहे आपके मौर्यन एम्पायर हो, चाहे आपके गुप्ता एम्पायर हो, इन सब की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आपको मिल जाएगी। आप ज़रूर से देखिएगा अगर रिलेटेड इसके बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।